सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे और कृपया ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सर्वांगसम से त्रिभुजों से संबंधित समस्त जानकारियाँ इस वीडियो के अंत तक आपको प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, सर्वांगसम त्रिभुज से पहले हम त्रिभुज से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो देंगे, जिससे सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध होने में काफ़ी सहायता मिल सकेगी। दोस्तों, किसी भी त्रिभुज में, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि ये त्रिभुज में 3 भुजाएं हो गई और तीनों भुजाओं में और 3 कोण हो गए। इन तीनों कोणों में जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, और जो कोण सबसे छोटा होता है उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। मान लिया कोई त्रिभुज दिया है, इसमें मान लिया कि एक कोण 40 डिग्री है, एक कोण 30 डिग्री है और एक कोण 110 डिग्री है। तो अब इसमें हम कोण देखकर ही ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी है और कौन सी भुजा सबसे छोटी है। तो दोस्तों देखिए कि 110 अंश का जो कोण है ये सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा आपको AB प्राप्त होगी। और दूसरे नंबर पर 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री के सामने की भुजा BC, और सबसे छोटी भुजा आपको 30 अंश के सामने की भुजा अर्थात AC प्राप्त होगी। अब आते हैं टॉपिक पर सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज का अर्थ है कि जब कोई दो त्रिभुज ऐसे हों जिनकी सारी भुजाएं और सारे कोण समान हों। अर्थात मान लिया ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज PQR है। अब इन त्रिभुजों में मान लिया कोई कोण ये 30 अंश का है, ये 40 अंश का है और ये 110 अंश है, और इसमें भी एक कोण 30 अंश का, एक कोण 40 अंश का और 110 अंश का है। और इन भुजाओं की लंबाई भी, माना ये भुजा 10 सेंटीमीटर हो, ये भुजा 10 सेंटीमीटर हो, इसी प्रकार ये भुजा 6 सेंटीमीटर हो, ये भुजा 6 सेंटीमीटर हो और ये भुजा 8 सेंटीमीटर हो और ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों देखने में ये आ रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों में BC भुजा QR के बराबर है, PR भुजा AC के बराबर है और PQ भुजा AB के बराबर है, और इसके कोण भी एक 40 डिग्री है, एक 110 है, एक 30 अंश है। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि कोई दो त्रिभुज जिनके सारे कोण और सारी भुजाएं समान होती हैं, तो वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। अब सर्वांगसम त्रिभुज हमने जानकारी के लिए ये त्रिभुज सीधे बनाए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में इसी त्रिभुज को पलट देगा। पलट देने का मतलब यह है कि इसकी डायरेक्शन कुछ अलग बनी होगी। जैसे इसी त्रिभुज को हम ले लेते हैं, ये हो गया Q, ये हो गया R
और ये हो गया पी 110 अंश है, और पी आर क्यू 40 डिग्री है, और पी क्यू आर 30 डिग्री है। ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, और पी आर 6 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर है। लेकिन इस प्रकार के भी प्रदर्शन से इसकी सर्वांग क्षमता पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लिया कोई गिलास है, वो चाहे उल्टा हो या सीधा हो, वो रहेगा उसी साइज का। इसी प्रकार से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक ही है, तो इसके जो प्रश्न आते हैं वो अक्सर सीधे ना होकर के इसी प्रकार के कुछ आते हैं। तो हमें देखना रहता है कि कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होगा। तो उसमें यह है कि आपको कोण, संगत कोण और संगत भुजाएं, संगत कोण और संगत सर्वांगसम त्रिभुज समझने के लिए सबसे पहले संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हैं। संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, इनकी जानकारी होना चाहिए। संगत कोण का तात्पर्य यह है कि जैसे एक त्रिभुज ये दिया है ABC, और एक त्रिभुज दिया है PQR। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोण ACB और कोण PRQ जो कि समान है, तो ये संगत कोण कहे जाएंगे, ये संगत कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार एंगल ABC और एंगल PQR संगत कोण कहे जाएंगे, और एंगल BAC और एंगल QPR संगत कोण कहे जाएंगे। इसी प्रकार संगत भुजाएं हैं कि जो संगत कोण हैं, जैसे यहाँ पे कोण BAC और QPR है, तो BAC के सामने वाला कोण भुजा हो जाएगी BC। यहाँ पे देखते हैं कि ACB, इन सारे कोणों के सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं बोली जाएंगी। संगत भुजाएं का मतलब है एंगल ACB और एंगल PRQ को अगर देखा जाए तो एंगल ACB और PRQ में संगत भुजाएं उसके सामने की भुजा हो जाएंगी, अर्थात संगत भुजाएं यहाँ पे ACB की संगत ACB के सामने वाली भुजा AB और PRQ के सामने वाली भुजा PQ, ये दोनों एक दूसरे के संगत भुजाएं हो जाएंगी, संगत भुजाएं बोली जाएंगी। इसी प्रकार अब अगर हम आते हैं एंगल ABC और एंगल PQR में, इसमें भी हम देखते हैं कि एंगल ABC के सामने कौन सा भुजा हो जाएगी, AC। इस एंगल के सामने भुजा AC हो जाएगी, और PQR के सामने की भुजा PR हो जाएगी, अर्थात AC और PR ये संगत भुजाएं हो जाएंगी। AC और PR संगत भुजाएं आपकी हो जाएंगी। इसी प्रकार एक और भुजा बची, AB और PQ भी संगत भुजा हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि सारी भुजा और सारी भुजाएं और सारे कोण समान होंगे, लेकिन हर प्रश्न में ये सारी चीज़ें नहीं दी रहेंगी, कुछ ना कुछ उसमें कम दिया होगा, जिसे ही आपको प्रश्न के माध्यम से लगाना होगा। तो सर्वांगसम त्रिभुज इस प्रकार सिद्ध करने होते हैं कि दो त्रिभुज दिए होंगे,
मान लिया कोई त्रिभुज ये दे रखा होगा, एक त्रिभुज ये दे रखा होगा और एक त्रिभुज दूसरा भी दे रखा होगा, और उसमें से कोई दो चीज़ें, चाहे भुजा दे रखी हो चाहे कोण दे रखा हो, ये उसमें दे रखा होगा, और तब ये प्रूव करना रहेगा कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो अब आते हैं सर्वांगसम त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज में सबसे पहले होता है, सर्वांगसम त्रिभुज जानकारी के लिए 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है यस 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 टाइप का। यस 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 प्रकार का मतलब ये है, यस का तात्पर्य यहाँ पर, यस का तात्पर्य यहाँ पर भुजा से है। यस यहाँ पे भुजा से है, और ए का तात्पर्य एंगल से है, कोण से। तो यस 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 प्रकार में हमें यदि 3 भुजाएं दे रखी हैं, 3 भुजाएं मतलब त्रिभुज, 2 त्रिभुज ऐसे दिए होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करने होंगे जिसमें हमें दोनों की उसमें तीनों भुजाएं दे रखी होंगी और तीनों भुजाएं समान होंगी, तो हम यह सिद्ध कर सकेंगे कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है। दूसरा प्रकार है यस ए यस प्रकार। यस ए यस प्रकार, यस ए यस प्रकार में क्या रहता है, यस ए यस जैसा कि ये लिखा है उसी प्रकार हम देख भी सकते हैं। यस ए यस का तात्पर्य है कि जब 2 त्रिभुज ऐसे होंगे कि जिसमें साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, लेकिन ये एंगल बीच में ही होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें ऐसा भी एंगल साइड 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 और ये एंगल हो, ये सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम की स्थिति यही है कि 2 भुजाएं हों और उनके अंतर्गत आने वाला कोण अगर बराबर होगा और 2 भुजाएं संगत भुजाएं बराबर होंगी, तब ये यस ए यस प्रकार की सर्वांग समता होगी। तीसरे प्रकार की सर्वांग समता आती है ए यस ए प्रकार की, अर्थात एंगल साइड और एंगल। इसमें हमें 2 त्रिभुज दिए रहेंगे और दोनों त्रिभुजों में हमें केवल एंगल साइड और एंगल, ये 3 बराबर सिद्ध करने होंगे। एंगल साइड और एंगल ये 3 अगर बराबर हो जाएंगे तो भी हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन अब आती है चौथे प्रकार की सर्वांग समता, जो है ए यस प्रकार की सर्वांग समता। इसमें 2 त्रिभुज दिए रहेंगे, भले ही 2 त्रिभुज दिए गए हैं, तो इसमें एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल और साइड हमें बराबर प्रूव करने होंगे, तो हमें दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्राप्त हो जाएंगे। अब आता है 5वें प्रकार की सर्वांगता, वो बोली जाती है आर एच यस। आर का मतलब होता है राइट एंगल, और ये हो जाए हाइपोटेनूस, और ये साइड, अर्थात ये सिर्फ बात हो रही है 2 ऐसे त्रिभुजों की जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का जरूर हो। तो यह 2 कोई ऐसे त्रिभुज दिए गए हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है दोनों में, और राइट एंगल हो गया, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, अर्थात कर्ण की बात की जा रही है। कर्ण अगर दोनों में बराबर दिया है, और साइड कोई भी एक, चाहे ये और ये साइड हो चाहे ये और ये साइड हो, तब भी आपके ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि कभी कभी मान लिया कोई त्रिभुज ऐसा दिया हो, दिमाग में ये आ सकता है कि क्या ए और ए प्रकार की भी कोई सर्वांग समता होती है। तो दोस्तों इस प्रकार की सर्वांग समता में ऐसे देखा जा सकता है कि चाहे छोटा त्रिभुज हो चाहे बड़ा त्रिभुज हो,
अब इसमें भी अगर मान लिया ये 30 अंश का है तो ये 30 अंश का हो सकता है, ये अगर 50 अंश का है तो 50 अंश का ये भी हो सकता है, और ये 100 अंश का हो जाएगा, ये 100 अंश का हो जाएगा। अर्थात हमें ये त्रिभुज छोटा होगा तब भी ये कोण प्राप्त हो सकते हैं, बड़ा होगा तब भी ये प्राप्त हो सकते हैं। तो सर्वांगसम का जो शब्द से ही मालूम पड़ता है, सर्वांगसम मतलब सारे अंग समान हों, अर्थात सारी भुजाएं समान हों, इसकी संगत भुजाएं और सारे संगत कोण समान हो। तो यहाँ संगत कोण तो समान दिख रहे हैं, लेकिन संगत भुजाएं इस त्रिभुज की छोटी हैं और इस त्रिभुज की बड़ी हैं। अर्थात हमें ए प्रकार का कोई भी सर्वांग सम त्रिभुज प्राप्त नहीं होता है।